हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर, जो कि है हमारा साइंस का। इससे पहले की क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था, तो चैप्टर फर्स्ट का हमारा सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने देख लिया था कि मानव निर्मित वस्तुएँ क्या होती हैं। तो मानव निर्मित वस्तुओं में ही हमारा प्लास्टिक आता है। तो आज हम करेंगे कि प्लास्टिक क्या चीज़ होती है। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारी क्लास को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर ज़रूर देख लें। तो आज स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक यह एक पॉलीमर होता है, जिसका अर्थ है कि यह छोटे अणुओं की लंबी श्रृंखला से बना होता है। पॉलीमर क्या होता है? प्लास्टिक एक ऐसा है, मतलब प्लास्टिक जो है छोटे छोटे अणुओं जैसे कि मोनोमर, कई सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। उसी से प्लास्टिक का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? प्लास्टिक हमारी जो होती है दो प्रकार की होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। और कभी कभी नेक्स्ट हमारा है साबुन। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए कि सोप क्या है, मतलब साबुन क्या है, या फिर इसका फार्मूला। कभी कभी ऐसा होता है, कई सारे फार्मूले पूछ लेता है एग्जामिनर सिर्फ। तो आपका इम्पॉर्टेंट है साबुन, तो इस पर इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो देखते हैं कि साबुन क्या होता है। साबुन वनस्पति तेल तथा कास्टिक सोडा की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तैयार किया जाता है। तो हमारा साबुन जो है वनस्पति तेल तथा कास्टिक सोडा की अभिक्रिया से तैयार किया जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि साबुन जब बनाया जाता है तो उसमें कई सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि फैटी एसिड्स हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सारी चीज़ें मिलाकर साबुन का निर्माण किया जाता है। इतना लेंदी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको छोटा लिखवा दिया है, क्योंकि ये एक लाइन का क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट में। तो वनस्पति तेल और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा का यूज इसलिए किया जाता है कि कोई भी गंदगी कपड़े या फिर शरीर पे जैसा भी होता है, जिस प्रकार का साबुन बनाया जाता है, तो उसको साफ करने के लिए कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। वनस्पति तेलों का इसलिए यूज किया जाता है कि हमारी स्किन जो है या कपड़ा है जो उसको ज़्यादा हार्म ना पहुंचा सके। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं हम। C17H35। तो इसकी कभी कभी ऐसा होता है, ये रिएक्शन आपसे पूछ ली जाती है, तो आप रिएक्शन पे वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा कि कभी कभी एग्जामिनर का मूड होता है तो कोई कुछ ना पूछ कर वो एक नंबर में आपसे कभी कभी सिर्फ रिएक्शन पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट डाल लें। C17H35 COOH प्लस NaOH गिव्स C17H35 COONA प्लस H2O। तो C17H35 COOH होता है हमारा स्टेरिक एसिड। तो आप ये ज़रूर लिख लें कि फार्मूले के नीचे आप लिखते जाएँ कि ये क्या है। स्टेरिक एसिड होता है हमारा, फिर उसमें हम मिलाते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, तो हमारे सोप का निर्माण हो जाता है। तो इसका फार्मूला था C17H35 COONA। सोप कहें या सोडियम स्टेरेट कहें, और प्लस इसमें क्या बनता है? वाटर। आगे देखते हैं साबुन कितने प्रकार के होते हैं। साबुन के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए। टाइप्स ऑफ सोप। साबुन के अनेक प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला होता है मृदु साबुन, दूसरा कठोर साबुन, कार्बोलिक साबुन, और हमारा है फोर्थ जो है पारदर्शिक साबुन, एंड हमारा फिफ्थ है औषधीय साबुन। मृदु साबुन जो हमारा होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि वो कठोर होता है बहुत। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा ज़रा। तो मृदु साबुन का यूज हम करते हैं, नहाने में करते हैं, या इसमें नहाने धोने में इसका यूज किया जाता है। इसमें सुगंधित कई प्रकार की जो है सुगंधों को मिलाकर, यानी कि सेंट्स को मिलाकर इसका निर्माण होता है। और इसमें, ठीक है, इसका यूज़ हम नहाने में करते हैं। और ये आप लोग अगर चाहें तो इसके आगे नोट भी कर सकते हैं कि मृदु साबुन क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि कभी
आज तक कभी ये पूछा नहीं गया है कि साबुन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है तो कभी ऐसा होता है एग्जामिनर पूछ देता है, लेकिन इतना मतलब डीप नहीं जाकर पूछेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मृत साबुन क्या होते हैं। मृत साबुन जो हमारे होते हैं कठोर होते हैं, इनको बनाने में कास्टिक पोटास का यूज़ किया जाता है और कई प्रकार के सेंट मिलाए जाते हैं और इनका यूज़ जो है नहाने धोने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कठोर साबुन। कठोर साबुन जो होता है इसका यूज हमारे कपड़े धोने में किया जाता है। इसमें इसके जब बनाते हैं तो उसमें कास्टिक सोडा का यूज होता है, ठीक है। कार्बोलिक साबुन देखते हैं क्या होता है। या साबुन, इस साबुन में थोड़ा सा फिनॉल मिला होता है, या साबुन नरम होता है, मतलब थोड़ा सा नरम साबुन होता है, उसको जो है कार्बोलिक साबुन कहते हैं, ठीक है। और पारदर्शी साबुन, जैसे कि पियर्स देखा होगा, ट्रांसपेरेंट होता है ना साबुन, चमकीला साबुन जो देखने में चमक मारता है, पारदर्शी जिसमें आर पार दिखाई दे सकता है, वो साबुन। इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज़ भी हम नहाने धोने के लिए ही करते हैं, ठीक। इसमें इसका साबुन ये हमारा जो पारदर्शी साबुन जो है इसको बनाने में एल्कोहल का यूज़ किया जाता है। और मोस्टली जो पारदर्शी साबुन जो है सर्दी के मौसम में नहाने के लिए यूज़ किया जाता है, पियर्स वगैरह, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, औषधीय साबुन। उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, उसे ही औषधीय साबुन कहते हैं। कई प्रकार के जो हमारे लिए यूज़फुल केमिकल्स होते हैं या फिर औषधियाँ होते हैं उनको मिलाकर इसको बनाया जाता है। और इसको डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको किसी प्रकार की स्किन डिजीज़ हो गई है, पिंपल्स हो गए हैं या फिर कोई एलर्जी वगैरह हो गई, तो इन साबुनों का तभी यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा हो गया औषधीय साबुन। औषधीय साबुन का आप लोग, अगर आपको इस टाइम कोई याद आ रहा है तो हमें कमेंट में बताएं कि औषधीय साबुन कौन सा होता है, या कि सेवलॉन वगैरह, ठीक है। ये हमारा औषधीय साबुन के उसमें आता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जंतु तथा वनस्पति कोशिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। इस पर आप इम्पोर्टेंट डाल लेना। कभी कभी जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए होते हैं, हमारा कोई एग्जामिनर ऐसा आ जाता है वो अक्सर वही क्वेश्चन पूछ लेता है जो कभी ना पूछा गया हो। तो आपको मैं बताती जा रही हूँ कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर देखते हैं, जंतु कोशिका आकार निश्चित होता है। जो हमारी जंतु कोशिका होती है उसका आकार निश्चित होता है। वनस्पति कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित आकार की होती हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो हमारी जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है, उसमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। और वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो हमारा प्लांट सेल है उसमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसमें पाई जाती है, यानी कि। नेक्स्ट है इसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, किसमें, जंतु कोशिका में, लेकिन वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। जो सेंट्रोसोम जो हमारे होते हैं, जो उसमें जो जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है, जो उसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी प्लांट सेल है यानी कि वनस्पति कोशिका, उसमें अनुपस्थित रहते हैं हमारे सेंट्रोसोम। और इसमें जो एनिमल सेल है यानी कि जंतु कोशिका, इसमें रसधानी को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जो प्लांट सेल में इसमें रसधानी जो होती है बड़ी और विस्तृत होती हैं। सिक्स्थ हमारा है लाइसोसोम उपस्थित होते हैं एनिमल सेल में, ओके। और प्लांट सेल में हमारे होते हैं लाइसोसोम प्रायः अनुपस्थित होते हैं। और नेक्स्ट हमारा अंतर है, जंतु कोशिका में लवक यानी कि प्लास्टिड्स युगलीना में सिर्फ पाए जाते हैं, बाकी किसी में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में लवक युगलीना को छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहते हैं। पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं, ठीक है। इतना आप हमारे साथ ज़रूर नोट्स बनाते रहें। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आप नोट्स बनाते जाएंगे, यही नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। अब ये नहीं कि मैंने वीडियो देख ली है तो चलो मैंने पढ़ लिया है तो कभी फिर नोट्स बना लेंगे। अगर बहुत ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा तो आप नोट्स बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। अगर आप हमारे साथ बनाते जाएंगे तो आपको आराम रहेगी
और आसानी से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, साथ साथ आपकी तैयारी भी होती रहेगी। अब देख लेते हैं पौधों और जंतुओं में अंतर एवं समानता, इक्वलिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। ओके, इसमें तो मैंने ऐसा करवा दिया है, या तो यूँ मैं करवा देती, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको बहुत सिंपल वे में दोनों ही याद हो जाएंगे। एक तरफ आप समानता लिख दीजिए दोनों की, और एक तरफ अंतर। जंतु और पौधों में समानताएं पहले देख लेते हैं क्या होती हैं। जंतु और पौधों दोनों में वृद्धि होती है। जो हमारे जंतु होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, तो आपने देखा होगा इनमें दोनों में वृद्धि और विकास दोनों ही होता है। ओके, इसका नेक्स्ट हमारा है पौधों एवं जंतुओं दोनों में गति होती। पौधे उनकी आपने देखा होगा हवा चल रही है, टहनियाँ हिल रही हैं। जंतु हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, ये उनकी गति होती है। जंतु एवं पौधे दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इनको सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जंतु एवं पौधे दोनों श्वसन क्रिया करते हैं। जीव जंतु जितने भी हैं सभी को सांस लेने की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, वैसे ही हमारे पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं, जीव जंतु हो गए, वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। अगर जैसे मनुष्य है तो वो अपने समान पुत्र या पुत्री को जन्म देगा, और हमारे पौधे हैं वो अपने समान, अगर नीम का पेड़ है तो अपने समान नीम के पेड़ को जन्म देगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं जंतु और पौधों में अंतर देख लेते हैं क्या होता है। पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जो हमारे पौधे जो हैं, आपने देखा होगा आम का पेड़ है, वो उसका जब तक जीवन काल है उसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई मोटाई बढ़ेगी, सब बढ़ता रहेगा। क्या आपने कभी ये देखा कोई जीव जंतु है, मनुष्य है, उसको कभी देखा है एक निश्चित समय के बाद उसकी लंबाई बढ़ गई हो? नहीं देखा होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें है जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जा सकते हैं, परंतु पौधे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। पौधे कभी भी अपनी जगह से इधर उधर जा नहीं सकते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, परंतु जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों व अन्य जानवरों पर निर्भर रहते हैं। जीव जंतु जितने भी होते हैं या तो वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, या फिर दूसरे जीव जंतुओं को खाकर अपना जो है भोजन प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है जीव जंतु श्वसन विभिन्न अंगों के द्वारा करते हैं। हमारे जीव जंतु जो हो गए वो श्वसन जो है अपने विभिन्न अंगों से करता है। ठीक है, पौधों का श्वसन के लिए किसी अंग की आवश्यकता नहीं होती। जो पेड़ पौधे जो हैं हमारा जो है उनके श्वसन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता उनको नहीं होती है। जीव जंतु या तो अंडे देते हैं या तो बच्चों को जन्म देते हैं, परंतु पेड़ पौधों में प्रजनन सामान्यतः बीजों के द्वारा होता है। आपने देखा होगा कि जो जीव जंतु हो गए या तो वो अंडों के द्वारा अपने संतान को उत्पन्न करते हैं, या फिर जो वो बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन हमारे पेड़ पौधे हैं उनका सामान्यतः बीज के द्वारा ही उनके जैसी संतान उत्पन्न होती है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ पेड़ पौधे हमारे ऐसे हैं उनकी जो है टहनी लगा दी जाती है, कोई बड़ लगा दी जाती है, कलम काट के लगा दी जाती है, तो उससे भी पेड़ उगाता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि बीज के द्वारा ही उनमें प्रजनन होता है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं पौधों एवं जंतुओं में वातावरणीय अनुकूलन, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जीवों के द्वारा की जाने वाली वह क्रिया जिसमें जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अर्थात माहौल के अनुसार अपने को उसमें जीने योग्य बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। कोई जीव जंतु हो गया किसी भी वातावरण में रहने के लिए अपने आप को उस प्रकार से, अपने शरीर को उस प्रकार से ढाल लेता है और उसी में अपना वंश भी बढ़ाने के प्रयास करता है। जब वो उसमें जीने योग्य हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। कोई भी किसी भी जगह का आप जंतु देख लीजिए कि आप जैसे कि मैदानी इलाके में रहते हैं, तो आप वहाँ के वातावरण के हिसाब से आपने उसको अपने आप को अनुकूलित तो कर रखा है, तभी तो आप जीवित रह पा रहे हैं वहाँ, अन्यथा आप कैसे जीवित रहते?
इसी प्रकार से कहीं भी पेड़ पौधे जीव जंतु पहाड़ी इलाके में देख लीजिए, मरुस्थलीय इलाके में रह रहे हैं, तो उन्होंने उस मौसम के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को वहाँ अनुकूलित कर लिया है, वहाँ जीवित रहना सीख लिया है, और उसी के अनुसार उनको अपने वंश बढ़ाने का वहीं पे प्रयास करते हैं और अपना जीवन काल वहीं पे अपना सुनिश्चित करते हैं और उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, जिससे कि वो अनुकूलित हो जाते हैं वहाँ और अपना जीवन जीते हैं। अनुकूलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन देख लेते हैं। अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं। प्रवास के आधार पर अनुकूलन 3 प्रकार के होते हैं: जलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन और स्थलीय अनुकूलन। तो इसमें हेडिंग डाल लीजिए जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन देखते हैं क्या है। अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। जैसे जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु जैसे मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वास के लिए विशेष रचनाएं जैसे जलक्लोम गिल्स होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा पंख चपटे होते हैं। जो जल में रहने के लिए आपने देखा होगा मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखित होता है, और उसमें गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स के द्वारा मछली क्या करती है, जल में रहकर सांस लेती है, मतलब ब्रीथ करती है, और उसका शरीर जो है, उसके जो शल्क पाए जाते हैं जो उसको तैरने के लिए उसमें हेल्पफुल रहते हैं, जल में तैरने के लिए। जलरोधी शल्क जो होते हैं उसमें जो उसका शरीर, जैसे कि मनुष्य है, उसको 24 घंटे के लिए पानी में डाल दिया जाए, उसका सर ऊपर रख लिया जाए, क्या वो उसमें अपने आप को अनुकूलित कर सकता है? नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका शरीर जो है जलरोधी नहीं है ना, सड़ने लगेगा। जीवित है फिर भी उसका शरीर पानी में एक समय के बाद सड़ने लगेगा। लेकिन मछली जो होती है उसका जो है जलरोधी शल्क पाए जाते हैं, जिससे उसका शरीर जो है सुरक्षित रहता है जल में, और वो अपने आप को उसमें अनुकूलित कर सकती है। ये सभी लक्षण मछली को जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलित करते हैं। ठीक है, आगे है। जंतुओं की तरह जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है, क्योंकि इन पादपों के शरीर के सभी अंगों में मृदु ऊतक अधिकता में होता है और काष्ठीय ऊतक अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होता है। पत्तियां पतली, कटी-फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं। इन पौधों में जड़तंत्र अल्प विकसित होता है। तना पूर्णप्रंथ तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं तथा जलीय पौधे स्पंजी या हल्के हो जाते हैं, जैसे कि जलकुंभी। आपने जलकुंभी को देखा होगा कि पानी में वो तैरती है। इसका जो जलीय पौधे होते हैं, इनका जड़तंत्र जो होता है अल्प विकसित होता है, वो गहराई तक नहीं जाता है। जो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं कटी फटी होती हैं, वो मोम जैसा जो है उसमें ऐसा होता है कि आपने जलकुंभी का पौधा देखा होगा, उसकी पत्तियों में आप पानी डालेंगे, कितना भी पानी डालेंगे, क्या ठहरता है पानी? नहीं, क्योंकि उसमें एक मोम जैसी संरचना पाई जाती है जो पानी को उसमें पत्तियों के ऊपर ठहरने नहीं देती है, और वही जो है पानी में रहते हुए इन सब पौधों की, जैसे कि जलकुंभी होगा, उसको सड़ने से बचाता है। और इसका जो शरीर, मतलब जो इसका जो बॉडी होती है, जो जलकुंभी की स्पंजी होती है, हल्की होती है, जो है जल में इसको तैरने के लिए सहायता करती है। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम की परत पाई जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जलरोधी मोम की परत पाई जाती है। जो जलरोधी का मतलब है कि उसमें सड़ने से बचाने के लिए उसमें डूबा हुआ जो पार्ट होता है वो भी ऐसा होता है, जो जलरोधी मोम की परत उस पर पाई जाती है, जिससे कि इसमें सड़न नहीं होती है, और वो उसमें उसी बात जलीय पौधे जो होते हैं उसमें अनुकूलित हो पाते हैं। इन्हीं लक्षणों के कारण जलीय पौधे जलीय वातावरण अनुकूलन कर पाते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं: सिंघाड़ा, हाइड्रिला, कुमुदनी आदि। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। इससे पहले आपने कई बार ऐसा होता है कि जलकुंभी मोस्टली लोगों ने देखी होगी, ठीक है। सिंघाड़ा भी लोगों ने देखा होगा। क्या सिंघाड़ा कभी आपने देखा उसकी पत्तियां सड़ गई हो? नहीं,
उसकी जड़ें बिल्कुल ऊपर के लिए मतलब अल्प विकसित होती हैं, जो उसको तैरने में हेल्पफुल रहती हैं। इसका शरीर जो है, इसकी बॉडी जो होती है, या यूँ बॉडी जो होती है बहुत हल्की होती है, जो पानी के ऊपर तैरती रहती है। आगे हेडिंग डाल लीजिए, वायवीय अनुकूलन। कीट, इसके अंतर्गत देखते हैं कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते हैं। इन जंतुओं में उड़ने के लिए शरीर में अनेक प्रकार से अनुकूलन होता है। आपने छोटे छोटे कीट पक्षियों को उड़ते हुए हवा में देखा होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कीड़ों में कीट जो होते हैं उनमें अनुकूलन कैसे होता है। तो हेडिंग डालिए, कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन। कीटों का शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय इनवर्टिब्रेट मतलब जंतुओं से भी हल्का होता है। इनके जो छोटे छोटे कीट होते हैं हमारे, इनका शरीर इतना हल्का होता है कि वो हवा में आसानी से उड़ते रहते हैं। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। जब उड़ते हैं तो अपने पंखों को फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। इनके शरीर जो है, इनमें श्वास रंध्र पाए जाते हैं। जब ये उड़ते हैं तो उनमें हवा भरती रहती है और निकलती रहती है, जिस कारण ये उड़ पाते हैं। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। जब हवा भरती है निकलती है तो इनका शरीर हल्का हो जाता है, तो ये आसानी से उड़ पाते हैं। जैसे तितली, मधुमक्खी, मच्छर आदि। आपने देखा होगा तितली बिल्कुल जरा सी होती है और कितनी हल्की होती है। मधुमक्खी भी आपने, मच्छर किसने नहीं देखा, सभी ने देखा है। आगे देखते हैं पक्षियों में अनुकूलन कैसे होता है। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। जो हमारे पक्षी होते हैं तो उनका शरीर कैसा होता है, नौकाकार होता है, धारा रेखित होता है। ठीक, और पंख वंख सब पाए जाते हैं उड़ने में उनका शरीर। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। पक्षियों के शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद यानी कि आगे के पैर ही पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं। जो पक्षी होते हैं इनकी जो अस्थियां होती हैं खोखली होती हैं, वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोष में हवा भर जाती है। जब ये उड़ते हैं तो जो फेफड़े होते हैं उनमें हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। जब ये उड़ते हैं तो इनका शरीर हल्का हो जाता है। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है। तोता, कबूतर, गौरैया आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है स्थलीय अनुकूलन। देखते हैं, स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, गाय में प्रचलन के लिए 4 पाद मतलब पैर होते हैं। सांस लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र होता है। तो जैसे कि आपने देखा स्थलीय जगह पे जो पाए जाते हैं जीव जंतु, हमारी गाय हो गई, बिल्ली हो गई, इनके 4 पैर होते हैं। सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र विकसित होता है, तो ये आराम से स्थलीय जगह पे खुद को अनुकूलित कर पाते हैं, वहाँ के माहौल में खुद को ढाल पाते हैं और आराम से जीवित रह पाते हैं। उसी प्रकार से नीम तथा अमरूद स्थलीय वृक्ष हैं। अधिक जल में सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत एवं पत्तियां चमकीली और फैली हुई होती हैं। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। आपने देखा होगा कि नीम का पेड़ सभी ने देखा होगा, अमरूद भी देखा होगा सभी ने। अगर इन पेड़ों को आप किसी ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ बहुत बारिश होती हो, या फिर किसी गड्ढे में लगा दें और पानी भर दें, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सूख गया, क्योंकि ये उसमें अनुकूलित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा स्थलीय पौधे हैं। इनको उतना ही पानी की आवश्यकता होती है जितने में ये जीवित रह सकें। अधिक पानी में अगर इनको रखा जाएगा तो ये मर जाएंगे, सूख जाएंगे। इनकी पत्तियां चमकीली होती हैं और तना इनका कैसा होता है, मजबूत तना होता है। ठीक, और इसमें जो है रंध्र यानी कि स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिसमें गैस का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा, सुबह आप उठे, किसी पत्ती पे छोटी छोटी वो उसकी बूंदें देखी है आपने, तो जो वो बूंदें दिखाई देती हैं वो स्टोमेटा के द्वारा ही गैस का आदान प्रदान होता है। तो वो बूंदें ऊपर आ जाती हैं किसकी सहायता से, स्टोमेटा से। और इनका जड़ जो होती है, जड़ तंत्र जो होता है बहुत विकसित होता है, कि इन पेड़ों का जड़ जो होती है बहुत जो है पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई तक गई हुई होती है। ठीक, तो हमारा आगे बचा है मरुस्थलीय जंतु।
तो मरुस्थलीय जंतु कैसे होते हैं देखते हैं। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधों के बीच रहना आदि। इन कठिनाइयों के समाधान के लिए मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। कभी आपने ऊँट को देखा है? वो रेगिस्तान में कैसे जीवित रहता है? उसके शरीर पे क्या होता है? उसके जल संचय करने के लिए अगर ऊँट को 1 महीने तक पानी ना दिया जाए तो वो अपना जल संचय करके जो रखता है उसी से काम चलाता रहता है। पहले जो ऐसा होता था कि जब रेगिस्तान में बहुत पानी की समस्या होती थी तो ऊँट को मार कर लोग पानी पी लेते थे, क्योंकि ऊँट जो है अपने अंदर जो है पानी को स्टोर कर रखता है। इसकी त्वचा कैसी होती है? खुरदरी होती है, और इसके तलवे जो होते हैं, पैर जो होते हैं, गद्देदार होते हैं, जो उसमें रेत में इसको दौड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ऊँट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। मरुस्थल में, और इसको जो तेज धूप, बालू, इस पर कांटेदार पत्तियाँ, इन सब चीज़ों को, जैसे कि कांटेदार कोई वृक्ष होता तो ऊँट उसको भी खा सकता है। ऐसे वातावरण में रहने के लिए ही ऊँट को इस तरीके का शरीर है कि वो आराम से उस वातावरण में खुद को अनुकूलित कर पाते हैं। आगे देखते हैं मरुस्थलीय पौधे कैसे होते हैं। इनकी जड़ें लंबी, शाखित का मतलब होता है शाखाओं वाली। ठीक है, ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना जिससे कि आपको याद रहे कि शाखित का मतलब होता है शाखाओं वाला। मोटी एवं मिट्टी के नीचे अधिक गहराई तक जाती हैं। जो यहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं शाखित होती हैं, मतलब बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड होती हैं और मोटी होती हैं, और जो है इसकी जड़ें जो अधिक गहराई तक मिट्टी में नीचे तक गहराई तक जाती हैं। इनके तने जल संचय करने के लिए, इनका जो तना होता है इसमें जल संचय होता है। इनका मतलब मांसल का मतलब होता है गुदगुदा, स्पंज जैसा तना होता है और मोटा होता है। रंध्र, इनमें क्या पाया जाता है? रंध्र मतलब स्टोमेटा। रंध्र स्टोमेटल गुहा में धसे रहते हैं। ठीक है, पत्तियाँ छोटी, सल्क पत्र या कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ जो पत्तियाँ पाई जाती छोटी छोटी होती हैं, या तो स्केली हो जाती हैं कि ब्लेड जैसी मतलब तेज, और या फिर वो कांटों के रूप में बिल्कुल कांटों वाली पत्तियाँ पाई जाती हैं। इसका क्या मतलब? कैक्टस जो है रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। आप लोग लिख लेना, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कैक्टस, इसका एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं पर्वतीय पेड़ पौधों में अनुकूलन। ये आपसे पूछा गया 2016, 17 और 19 में, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, तो आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा कब कब पूछा गया। पर्वतीय पौधों में अनुकूलन देखते हैं। पर्वतीय पौधे अपनी कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए, एक सेकंड रुक जाइएगा ज़रा। हाँ, तो देखते हैं। पर्वतीय पौधे अपनी कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विभिन्न अनुकूलन विकसित करते हैं, जैसे कि ढलान वाली शाखाएं, शंकु के आकार की पत्तियां और सुई के आकार की पत्तियां। ये अनुकूलन बर्फ के संचय को रोकते हैं और पानी के नुकसान को कम करते हैं। तो पर्वतीय पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें जो पत्तियां पाई जाती हैं वो सुई के आकार की होती हैं या फिर शंकु के आकार पर। वहाँ पर होने वाली बर्फबारी होती है, वर्षा होती है, तो जो वर्षा होती है तो वो जो वर्षा पेड़ इस टाइप की पत्तियों पे गिरती है तो वो जो है जल जो है उन पत्तियों पे रुकता नहीं है, वो नीचे फिसल कर नीचे चला जाता है। उसी प्रकार से अगर बर्फ़ गिरता है तो इन पत्तियों पे ठहरता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। इन पे संचय होने से रोक लेती हैं ऐसी पत्तियाँ, और जिससे कि पौधों को कम नुकसान होता है। पहाड़ी क्षेत्र पे जो हमारे पौधे पाए जाते हैं, आपने देखा होगा, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा पाइन यानी कि चीड़ का पौधा पाया जाता है। उसकी पत्तियाँ आपने देखा होगा सुई के जैसी होती हैं। अगर आप उन पर पानी डालो तो क्या पानी ठहर जाएगा? बर्फ़ उन पर रुक जाएगी। तो इस टाइप के जो पौधे देखे जाते हैं वहाँ पर, तो बर्फ़बारी जो होती है उन पर बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ उन पर ना के बराबर ही रुक पाती है, या यूँ कहें बिल्कुल नहीं रुक पाती है।
या कभी कभी ऐसा होता है कि बर्फ़बारी बहुत अधिक हो गई तो 1 या 2% बर्फ़ ही ऐसा होता है कि कभी कभी रुक जाती है, वो भी ज़्यादा समय के लिए नहीं उस पर ठहर पाती है। तो ये पत्तियाँ उस बर्फ़ को काट देती हैं क्योंकि उसकी निडल लाइक पत्ती होती है, मतलब कि सुई के तरीके की। और शंकु के आकार की पत्ती होती है जो नीचे के लिए झुकी हुई, आपने कभी देखा होगा, शंकु तो देखा ही होगा सभी ने। उस टाइप की पत्ती होती है, तो उस पर भी बर्फ़ और पानी बिल्कुल भी संचय नहीं हो पाता, जिससे कि पेड़ को नुकसान नहीं होता है। और इस प्रकार के वातावरण में ऐसे पेड़ अनुकूलित हो पाते हैं। आगे क्या है हमारा पर्वतीय जीव जंतु में अनुकूलन। एक सेकंड रुक जाइएगा, देख लेते हैं पर्वतीय जीव जंतु में अनुकूलन। पर्वतीय क्षेत्रों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी बकरी, पहाड़ी तेंदुए, याक, भेड़ और हिमालयी कौवे। आप कभी गए होंगे या आपने कभी किसी जगह पे मतलब किसी से सुना होगा या पढ़ा होगा कि हिल स्टेशंस पे जो है कि हमारा, आप ये मान लीजिए कि जहाँ पर ये हमारी जो, सॉरी एक सेकंड रुक जाइएगा ज़रा। हाँ, तो पहाड़ी जो जीव जंतु होते हैं वो अनुकूलन के लिए उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। जो बकरी आपने देखी है, पहाड़ी बकरी, वहाँ जैसे कि लद्दाख के क्षेत्र में होता है, बकरावल लोग रहते हैं वहाँ पे, जो पश्मीना नाम की बकरी पाई मतलब वो पालते हैं। उसके शरीर पे बहुत बहुत बड़े बाल होते हैं। तो उस वातावरण में वो बकरी जो है उन बालों से रात में, जो लद्दाख के क्षेत्र का जो टेम्परेचर है रात में -डिग्री में पहुँच जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं और जीव जंतु जितने भी हैं उनके शरीर पे बाल, मतलब वहाँ के लोग जो हैं इन जीव जंतुओं की बाल लेकर अपने लिए कपड़े वपड़े सिल लेते हैं। तो हालांकि ये सब इसमें नहीं लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ। बकरी की जो मतलब आपको सीटेड में ये आएगा, पूछा जाता है कि पहाड़ी जो जैसे कि लद्दाख के क्षेत्र में जो बकरी पाई जाती है पश्मीना, तो बकरावल लोग वहाँ पाए जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि बकरी के जो है बाल निकाल के वो शॉल वगैरह बना लेते हैं ठंड से बचने के लिए। ठीक है, तो बकरी के उस शरीर पर बाल पाए जाते हैं। पहाड़ी तेंदुए याक के भी शरीर पे बड़े बड़े बाल होते हैं। भेड़ के शरीर पे भी बाल होते हैं। पहाड़ी कौवे के पंख होते हैं जो वहाँ पे इनको सब उस जलवायु में, ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं और इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनके तो आगे ठंडी जलवायु और कठिन पहाड़ी इलाके में जीवित रहने के लिए इनके शरीर पर मोटी त्वचा, लंबा फर और मजबूत खुर पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कीट भक्षी पौधे किसे कहते हैं। ये हमारा लास्ट है, हमारा इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कीट भक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं हमारे, देखते हैं क्या होते हैं। वे पौधे जो कीड़ों और अन्य छोटे जानवरों को फंसाकर और खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये पौधे नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में पाए जाते हैं, जहाँ वे कीटों को खाकर अपनी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। उदाहरण पिचर प्लांट यानी कि खटपर्णी, ड्रोसेरा आदि। जो कीटभक्षी पौधे हैं ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है या फिर अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए ये छोटे छोटे जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। कि फ्लाई ट्रैप एक पेड़ होता है जैसे बीनस फ्लाई ट्रैप, और पिचर प्लांट, कभी इनको आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। बहुत सारे हमारे साइंस साइड के स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे, और जो नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ। जो होता है तो इनके जो ये प्लांट होते हैं इनमें एक छोटा सा मुंह टाइप होता है, वो खोल लेते हैं। तो इनको जब पोषण की ज़रूरत होती है जिस टाइम, ये तो इनके शरीर जो होता है तो वो एक दुर्गंध निकालते हैं, एक महक टाइप इनके से निकलती है। तो उसको, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके तरफ आकर्षित होते हैं, और जैसे कीड़े मकोड़े प्लांट के पास जाते हैं वो जो है उसका मुंह बंद हो जाता है और ये उनको खा लेते हैं और उनको खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन की जो कमी होती है वहाँ की मिट्टी में उसको पूरा करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जो कि आज कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है
तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी ये सारे नोट्स पहुंच सकें और उनको भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।